अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अच्छा, लास्ट टाइम कल हमने काइनेमैटिक्स किया था और काइनेमैटिक्स में हमने काफ़ी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। काफ़ी अलग अलग वेरिएंट के क्वेश्चंस भी थे। मतलब सिंगल टॉपिक के काफ़ी तरह वेरिएंट्स हमने डिफरेंट तरह से देखे, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं। बाकी सारे आपको पास पेपर्स P1 के शेयर कर दिए थे और आपको एक प्रोसीजर भी बता दिया था कि किस तरह से आपने उसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर उस तरह से प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये होगा, लास्ट में आपके पास बर्डन नहीं होगा पास पेपर्स का। और टॉपिकल्स करते रहते हैं तो फिर इतना पता भी नहीं चलता। लास्ट में आपके पास कंप्लीट आपके टॉपिकल्स ईयरलीज दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, आंसर्स अभी हम डिस्कस कर। सर एक्चुअल जी। में आपसे हम्म। पूछना था कि आपने कहा न्यू से ओल्ड की तरफ जाओ। मैं तो ओल्ड से न्यू की तरफ जाता हूँ। 2015 से मैंने शुरू किए थे, 2021 तक कर लिए थे। मैंने ठीक। कहा 2022 वो, के पेपर से एक हाँ, दिन पहले करूंगा। वो आपको जैसे इजी हो आप कर लेना, क्योंकि एमसीक्यूज में इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि P2 में और उसमें लिखने में आपके पास रिटन में काफी टाइम लगता है, तो एमसीक्यूज में इतना नहीं लगेगा। तो इस वजह से, क्योंकि पुराने में ये होगा ना, कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो एक्सक्लूडेड है, माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। इस वजह से बाकी आप दोनों तरह से फॉलो कर सकते हो, रिवर्स ऑर्डर फॉरवर्ड, जो भी आपको इजी लगे आप कर सकते हो, लेकिन बस कर जरूर लेना ताकि लास्ट में लोड आपके पास कम हो, क्योंकि केमिस्ट्री भी फिर साथ जो लोग दे रहे हैं तो फिर केमिस्ट्री भी है और फिजिक्स भी है, इस वजह से। अच्छा, क्वेश्चंस अभी आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और उसके पहले अगर आप अपना जर्नल ओवरव्यू देख लो। अच्छा, फोर्सेस में ये है कि मिक्स कंपोनेंट्स हो गए, मतलब हमारा इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप दोनों में देख सकते हो, 0625 में आप देखो, 5054 में देखो, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, सिर्फ मोमेंटम और इसमें कुछ टॉपिक्स आपके पास कोर और सप्लीमेंट में डिफरेंट होते हैं। तो आप चाहो तो दोनों के पेपर्स भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, उससे ये होगा कि आपको और वैरायटी मिल जाएगी क्वेश्चंस की, जो हो सकता है या आपके सिलेबस में ना हो, दूसरे सिलेबस में इंक्लूड हो। तो इसलिए दोनों लिंक्स आपको अपलोड कर दिए थे। अच्छा, कोर्सेज में आपके पास इतना ज़्यादा हमारे पास कुछ डिटेल डिस्कस करने को नहीं है। अब आप अगर फोर्सेस की बात करो, जर्नल। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्सेस का आपको आइडिया होगा। हम रिजल्टेंट फोर्सेस की बात करें तो नॉर्मली रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास क्वेश्चंस में भी था P2 में, जिसमें डिफरेंट एंगल्स गिवन होते हैं और उन डिफरेंट एंगल्स को कंबाइन करके कंपास और प्रोटेक्टर की हेल्प से रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करनी होती है। लेकिन अब आपके पास वो फोर्सेस भी 90 डिग्रीज तक, बस उसे आपके सिलेबस में कर दिया लिमिटेड, तो उसमें भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें हमारे पास कुछ बैलेंस फोर्सेस होती हैं और कुछ अनबैलेंस फोर्सेस को हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह न्यूटन थर्ड लॉ है आपके पास, न्यूटन थर्ड लॉ में अगर फॉरवर्ड फोर्स अप्लाई हो रही है, बैकवर्ड फोर्स भी अप्लाई हो रही है, फिर हम उनके मैग्नीट्यूड को कंपेयर करते हैं डायरेक्शन के साथ। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट इसमें ये आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और सबसे ज्यादा आपके पास मोस्टली क्वेश्चंस जो होंगे वो न्यूटन सेकंड लॉ के फॉर्मूला से रिलेटेड होंगे, F=ma। ठीक है, इसके क्वेश्चंस आपको काफी सारे मिल जाएंगे अभी एमसीक्यूज में भी, और बहुत बेसिक सा है। और अब डिस्क्रिप्शन नहीं पूछते लॉ की, कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट पहले पूछी जाती थी काफी, लेकिन अब इस चीज को नहीं इतना डिस्कस किया जाता। और उसके अलावा अगर हम इसमें टॉपिक्स देखें तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन के भी क्वेश्चन आपको फोर्सेस में मिक्स होकर मिल जाते हैं। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन में आपको याद होगा कि हमने वो स्प्रिंग वाली एग्जांपल जो की थी, F=डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू kx, और माइनस साइन डायरेक्शन की वजह से इंक्लूड होगा। और मोस्टली इसमें क्वेश्चन हमें सर्कुलर मोशन के भी मिल जाएंगे। अच्छा, सर्कुलर मोशन में एक चीज आपने नोट की होगी अपने सिलेबस में भी, अगर आप दोबारा से भी देखो यहाँ पर, जिस तरह से सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर एक चीज आपके पास है, इसका फॉर्मूला जो है वो आपके पास, फॉर्मूला की कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है, आप दोनों सिलेबस में देख सकते हो। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास अगर वैसे भी याद कर लो, सिंपल है, F=mv²/r। इससे ये होगा कि डिस्टेंस या रेडियस के साथ जब फोर्स को कंपेयर करते हैं उसमें इजी हो जाएगा आपको कंपेयर करना, लेकिन इसकी कैलकुलेशन या आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो बस ये चीज़ आपने यहाँ पर देखनी है। तो F=mv²/r जो है वो फॉर्मूला आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको इसको कॉन्सेप्ट वाइज देखना है। बाकी अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मोस्टली जो इसके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे
वो रिलेटेड होंगे कि आपके पास रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें रिजल्टेंट फोर्स के क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, और वो सर्कल में हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है। और सारे टॉपिक्स के लेक्चर्स भी हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे। अगर किसी टॉपिक में कंफ्यूजन हो, जो हम टॉपिक कर रहे होते हैं बिल्कुल सही टुवर्ड्स द सेंटर, तो वो आपके पास आप बता सकते हो कि इस टॉपिक में कंफ्यूजन है, तो वो हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। और फोर्सेस में बाकी आपके पास इसमें हुक्स लॉ को हमने लिख लिया, बाकी न्यूटन फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, ये थिंकिंग डिस्टेंस और ये फ्रिक्शन, ये हमारे पास कल भी टॉपिक इंक्लूड था काइनेमैटिक्स में भी, और आज भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, और बाकी कुछ जर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपके पास फोर्स शेप को भी चेंज कर सकती है, साइज को भी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। खैर, इलास्टिक डिफॉर्मेशन को मैंने सेपरेट ही किया हुआ है, वो अभी इसमें नहीं इंक्लूड होगा। ये टॉपिक भी बिल्कुल सेपरेट मैंने किया हुआ है, तो अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ इंक्लूड नहीं होगा मिक्स। तो बेसिक फोकस अभी हमारा ये स्टार्टिंग फ्रिक्शन और फोर्सेस से रिलेटेड टॉपिक का होगा। ठीक है, इसमें ये आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, F=ma। बाकी न्यूटन थर्ड लॉ के कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपसे कोई एप्लीकेशन या डेफिनेशन कुछ भी नहीं यहाँ पर डिस्कस की जाएगी। तो क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, इसमें कल भी आपको बताया था जिस तरह से आपके पास देखो, सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन भी देखो, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लेज। ठीक है, अब आपके पास एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको जो भी फॉर्मूला है वो आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, अभी जब तक सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला शीट आप अपने साथ तक रख सकते हो। ठीक है, और क्लास जो है वो अभी हमारी 2 आवर्स की है, तो ये टोटल आपके पास 5 PM तक होगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारे 3 सेशंस हो जाते हैं जूम 40 मिनट्स के। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपके माइंड में 2 फॉर्मूला आ रहे होंगे, एक F=ma, जो अभी आपको बताया, क्योंकि फोर्स से रिलेटेड टॉपिक है वो, तो अभी हम टॉपिकल्स कर रहे हैं इसलिए हमें पता है। वरना सेकंड आपके पास जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले आप जब भी सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। फॉर्मूला शीट अभी आपके पास है, आप उसको सामने रख के अभी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि लास्ट तक वो सारी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। अब इसमें मास गिवन है 25 kg। SI यूनिट्स का ध्यान रखना बहुत, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार SI यूनिट कुछ और गिवन होते हैं, आंसर्स में कुछ और होते हैं। और क्योंकि इसमें आपके पास SI यूनिट्स वो मेंशन नहीं करते कि आप कन्वर्ट करके लिखो, आपको खुद चेक करना होता है। और फोर्स गिवन है आपके पास 60 न्यूटन, और अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 20 न्यूटन एक्ट्स ऑन द स्लेज। ठीक है, अच्छा, आप यहाँ पर जो है वो मैन पुल कर रहा है एक स्लेज को, जो 25 kg मास है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जब वो उसे पुल कर रहा है उसकी फोर्स है 60 न्यूटन। ठीक है, तो एक हमारी जो है वो एक्शन फोर्स है 60 न्यूटन बेसिकली, और जो फ्रिक्शन की फोर्स है उसे हम रिएक्शन फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, वो 20 न्यूटन है। ठीक है, तो एक आंसर तो पहले किसी ने, हाँ लुकमान ने पहले एक आंसर बता दिया था इसका, बी, यानी 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कॉन्सेप्ट बस इसमें यहाँ पर ये कि यहाँ पर 2 फोर्सेस इंक्लूड हैं। तो अब आपके पास देखो, न्यूटन थर्ड लॉ का कॉन्सेप्ट इस तरह से अप्लाई हो रहा है, वो आपसे रेफरेंस देकर नहीं पूछ रहे। तो फोर्स बेसिकली, ठीक है हम आंसर चेक कर लेते हैं। अब बेसिकली फोर्स आपके पास ये होगा कि 60 - 20, क्योंकि एक फोर्स अप्लाई हो रही है, लेट सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम पुल कर रहे हैं 60 न्यूटन, और फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट एक्ट करेगी। ठीक है, अगर आपके पास एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे आप एक स्लेज को पुल करते हो, तो पुल करने का मतलब ये है कि एक आपकी एक्शन फोर्स अप्लाई हो रही है, और फ्रिक्शन वाली फोर्स जो होगी वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो ये 60 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, और जो ऑपोजिट फोर्स है वो 20 न्यूटन है। तो इसलिए हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपनी रिजल्टेंट फोर्स कंसिडर करेंगे 40 न्यूटन। और मास सेम है 25 kg। तो फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया कि F=ma यूज करना है, और A=F/m, फोर्स इज इक्वल्स टू 40, और मास इज इक्वल्स टू 25। तो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बी आंसर।
ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट था, कोई इतना मुश्किल नहीं है। न्यूटन थर्ड लॉ और न्यूटन सेकंड लॉ का फॉर्मूला कंबाइन करके क्वेश्चन था, तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। अच्छा, किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन के बाद भी कोई कंफ्यूजन हो आप लोग पूछ लेना, ठीक है, वेट नहीं करना। क्योंकि आंसर अगर बीच में कोई नहीं कुछ कहता तो इसका मतलब ये है कि क्लियर हो गया, तो वो चीज़ आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है ना, ये आपको बहुत मिल जाएगा पास पेपर्स में भी, इस शीट में भी आपको इसके मल्टीपल क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स की हम बात कर रहे थे, यह हमेशा टुवर्ड्स सेंटर। आपके पास कोई भी सिचुएशन दी हो सर्कुलर मोशन की हो, लेकिन ये चेक कर लेना, तो उसमें हमेशा आपकी रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपके पास कार जो है वो टर्न कर रही है, डायरेक्शन भी मेंशन है, तो कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि आपके पास। अच्छा, आपके पास फोर्सेस ऑपोजिट हैं, इक्वल नहीं है। देखो, अगर इक्वल हो और ऑपोजिट होती तो हमारी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती, ठीक है। तो हमारी यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं कंसिडर की, हमने 40 कंसिडर की है, क्योंकि आपके पास जब भी किसी सिचुएशन की बात होती है, अब लेट सपोज एक फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो 100 न्यूटन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक उसकी ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है 40 न्यूटन, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप इन फोर्सेस को ऐड करते हो, ठीक है। 100 न्यूटन प्लस, अब देखो, माइनस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमारी डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम माइनस उस सेंस में यूज करते हैं। वरना आपको पता है कि मैग्नीट्यूड आपके पास जो होता है वो कभी भी माइनस सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, सिर्फ डायरेक्शन की वजह से माइनस इन्वॉल्व करते हैं। तो इस वजह से हम इसे 100 - 40 कंसिडर करके, और अपनी रिजल्टेंट फोर्स 60 न्यूटन। अब इस 60 न्यूटन का मतलब ये है कि आपकी जो 100 न्यूटन की फोर्स थी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में थी, और 40 न्यूटन की फोर्स थी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में थी। अब इस 60 न्यूटन का मतलब ये कि आपके पास जो पॉजिटिव डायरेक्शन की फोर्स थी यानी 100, आपका ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा। अब वो ब्लॉक 100 न्यूटन से नहीं, अब वो 60 न्यूटन से फॉरवर्ड मूव कर रहा है, क्योंकि ऑपोजिट फोर्स भी आपको मिल रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली, अगर आप बिल्कुल इसको प्योर कॉन्सेप्ट वाइज देखो, तो नेगेटिव साइन का मतलब ये नहीं होता हमारी मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रही है, हमारा मैग्नीट्यूड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। और इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे टुवर्ड्स द सेंटर मार्क किया हुआ है जी, क्योंकि जितनी फोर्सेस होती है सबसे पहले आपने उसको रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। तो बी आपके पास यहाँ पे आंसर होगा, सिंपल है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब देखो, यहाँ पर भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फोर्सेस का भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, बार बार ये कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। तो टॉपिकल्स पहले करवाने का रीजन ये था कि आपका रिवीजन जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा टॉपिक वाइज। अब यहाँ पर आपने बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स का साइज क्या होगा। कभी कभार वो डायरेक्शन भी पूछते हैं, तो डायरेक्शन भी हम इसमें डिस्कस कर लेंगे इसी क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, फिर हम डायरेक्शन की बात करते हैं। आंसर्स आप लोग मेंशन कर दिया करो, फिर जो है वो एक्सप्लेनेशन में आपको खुद यहाँ पे एक्सप्लेन कर सर दूंगा। 4। 4, ठीक है, एक आंसर आ गया बी। और कोई आंसर मेंशन करना चाह रहा हूँ? हाउ टू फाइंड दी मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो, अब कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अभी जिस तरह से हमने डिस्कस किया ना फर्स्ट क्वेश्चन में, वहां पर दो फोर्सेस थी, अब यहाँ पे मल्टीपल फोर फोर्सेस हैं। अब आप ये देखो कि एक फोर्स अप्लाई हो रही है अपर डायरेक्शन में, ठीक है, और आप सबसे पहले उसकी ऑपोजिट फोर्स चेक करो। अब ऑपोजिट फोर्स अप्लाई हो रही है 2 न्यूटन, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्शन फोर्स अपवर्ड है तो रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड है, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल और ऑपोजिट है, इसका मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो हो गया। मतलब अप एंड डाउन कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो सकती। ऑब्जेक्ट जो हमारा सेंटर में था वो ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। एक चीज क्लियर हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूटन और 2 न्यूटन का जो मैग्नीट्यूड था कंबाइन वो जीरो हो गया, इन दोनों फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब हम आते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड पर फोर्स अप्लाई हो रही है 8, लेफ्ट हैंड साइड पर हो रही है, सॉरी, राइट पे 4 और लेफ्ट पर 8। अब आप यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई करोगे तो सेम वही कॉन्सेप्ट, 8 न्यूटन प्लस -4 न्यूटन, ठीक है।
आपके पास फाइनल आंसर होगा 4 न्यूटन। इसका मतलब ये कि आपकी जो फाइनल फोर्स एक्ट करेगी उसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड और 4 न्यूटन के साथ। ठीक है। अब ये प्लस माइनस आपको ये आइडेंटिफाई करता है, ये डायरेक्शन हमने नेगेटिव कंसिडर की थी, ये डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर हमारे आंसर में पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन भी हमें उससे आइडेंटिफाई हो जाएगी। लेट सपोज आंसर में माइनस आ रहा होता, अगर हम 8 को माइनस लेते तो उसमें डायरेक्शन का बस आपके पास लिंक होता है कि नेगेटिव साइन हमने जो है वो 8 के साथ ले लिया, पॉजिटिव 4 के साथ ले लिया, वो हमारी चॉइस होती है, उसका कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास जो बेसिकली फोर्सेस होंगी, 2 न्यूटन और 2 न्यूटन ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, और 8 और 4 न्यूटन का जो रिजल्टेंट था वो आपके पास 4 न्यूटन आया, आंसर बी। ठीक है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल एडिशन करना होता है डायरेक्शन को आपने इन्वॉल्व करके। अच्छा, इसमें आपके पास एक कॉन्सेप्ट ये सेंटर ऑफ मास का है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का आपके पास कॉन्सेप्ट ये था। वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर रिवाइज नहीं किया हो। अच्छा, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनके चैप्टर्स तो अलग अलग आपको मिल जाएंगे, लेकिन बहुत माइनर टॉपिक्स हैं ये, इनसे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए हम इन सबको कंबाइन करके सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ मास में ये होता है कि आपके पास इसमें दो तरह की कंडीशन होती है। एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं रेगुलर शेप के लिए। ठीक है। और एक कंडीशन हम कंसिडर करते हैं इरेगुलर शेप के लिए। अगर लेट सपोज हम रेगुलर शेप की बात करें, ठीक है, रेगुलर शेप में आपके पास सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारी शेप्स को अगर हम कंसिडर करते हैं, और भी बहुत सारी रेगुलर शेप्स हैं, आप सबकी बात कर सकते हो यहाँ पर। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं, और डायगोनल ड्रॉ करके आपको सेंटर ऑफ मास मिल जाता है। ठीक है। और सर्कल का तो आप डायमीटर से फाइंड आउट कर सकते हो। तो सब रेगुलर शेप्स का जो सेंटर होता है वो ऑलमोस्ट उनके बिल्कुल मिड में ही होगा। ठीक है। तो ये सबका आपके पास सेंटर ऑफ मास रेगुलर शेप का फाइंड करने का सिंपल सा मेथड है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, सेंटर ऑफ मास नॉर्मली आपके पास, जी बिल्कुल, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल से होता है रेगुलर शेप में। और अभी क्वेश्चंस भी इसके आएंगे आपके पास शेप वाइज, तो वहां भी आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट कि हमने आंसर किस तरह से करना है। और दूसरी बात ये कि सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की जाए, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट ये कि आपके पास बॉडी में वो स्पेसिफिक पॉइंट जहां पर आपके पास मैक्सिमम मास आपका कॉन्सेंट्रेट करता है और ग्रेविटी आपके पास वहां पे फोर्स अप्लाई करती है टुवर्ड्स द सेंटर। और इसी तरह से अगर आप इसको कंसीडर करो इरेगुलर शेप के साथ, तो इरेगुलर शेप में थोड़ा सा आपके पास एक पूरा मेथड आपके पास इंक्लूड है। ठीक है। और उसको शॉर्टली ब्रीफली यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, इरेगुलर शेप में होगा, लेट सपोज आपके पास कोई भी एक इरेगुलर शेप है। ठीक है। अब इसमें आप डायगोनल से फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि कोई साइड आपके पास लेंथ वाइज ज्यादा है, कोई विड्थ वाइज ज्यादा है, ये प्रॉब्लम है। तो नॉर्मली इसका एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जाता है कि आप इसमें डिफरेंट पॉइंट्स पे मार्किंग करते हो। ठीक है, जहाँ पर आपको शेप में बहुत वेरिएशन नजर आ रहा है, और वहां पे मार्किंग करने के बाद आप उसमें होल करते हो, और होल करने के बाद आप उसे एक आयरन स्टैंड पे हैंग करते हो। लेट सपोज आपने इसे आयरन स्टैंड पे हैंग किया यहाँ से। ठीक है। और एक थ्रेड के साथ आप एक, जिस तरह पेंडुलम बनाते हैं हम, तो इसी तरह से हम एक थ्रेड के साथ एक मेटल पीस को अटैच करते हैं, जिसे हम ये लैमिना कहते हैं, इस टर्म को हम लैमिना कहते हैं। ये सारी टर्म्स आपके सिलेबस में भी मेंशन है और टॉपिक में भी, लेकिन ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ने की इतनी ज़रूरत नहीं है, बस जितना बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी होगा आपके पास, क्योंकि बहुत कम क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं और कभी नहीं भी होते। तो इसमें आप ये करते हो कि आप डिफरेंट पॉइंट से इसे हैंग करते हो, और ये जो थ्रेड होता है, थ्रेड आपको हेल्प करता है ये इंटरसेक्शन मार्क करने में। ठीक है। अब जिस तरह से हमने, ये फर्स्ट पॉइंट था, लेट सपोज हमने फर्स्ट पॉइंट से इसे हैंग किया, और जो थ्रेड की लाइन थी यहाँ पे पॉइंट्स मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है। इसी तरह से हम जितने भी पॉइंट्स हमने इस पे मार्क किए हैं कार्डबोर्ड पे डिफरेंट पोजिशंस पे,
वहां से हम इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। लेट सपोज यहाँ से अगर हमने हैंग किया था तो हमारे लेमिना की डायरेक्शन ये थी, यहाँ से हमने हैंग किया था तो लेमिना की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंट आपकी पोजीशन से आप मार्क करके देखोगे, तो जिस पॉइंट पे आपको इंटरसेक्शन मिलेगा वो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सेंटर ऑफ मास होगा। ठीक है, ये आपके पास इरेगुलर शेप के लिए। ठीक है, अच्छा इसमें ये होता है कि जहां पर आपको शेप में बहुत ज्यादा वेरिएशन नजर आ रही है ना, जिस तरह इसमें हमने डिफरेंट एजेस पे लिया, तो आप अगर जितना एक्यूरेट मेजर करना चाह रहे हो आप उतने ज्यादा पॉइंट सेलेक्ट कर लो, तो आपके पास सेंटर ऑफ मास उतना एक्यूरेट होगा। ठीक है, खैर इसमें इतना ज्यादा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, तो ये हमारे पास जो है वो इतना डिटेल में नहीं पूछा जाएगा। बस इसमें ये होगा कि आपके पास कोई जर्नल सी शेप आपके पास गिवन होगी, और उसमें अननोन पॉइंट मार्क करके आपसे पूछ लेंगे ये पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास की कंडीशन है। सर और व्हाट आई मेंट सिर्फ एजेस पे होता है या आप कहीं नहीं सेंटर एजिस, में नहीं क्योंकि हमने सेंटर तो फाइंड करना है, तो सेंटर फाइंड करने के लिए हम उसको एजिस से, जिस तरह हमने रेगुलर शेप के एजिस से डायगोनल ड्रॉ किया, इसी तरह इरेगुलर शेप के लिए भी हम एजिस पे पॉइंट्स मार्क करते हैं। ठीक है, ताकि जब उसे हम वहां पर हैंग करें तो हमें सेंटर से वो पॉइंट मिल जाए। और एक इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि आपके पास कौन सी शेप या कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिचुएशन आपके पास गिवन है वो कितना स्टेबल है। अब स्टेबिलिटी में आपके पास फैक्टर्स ये होते हैं कि आपका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। और जब ये हम टॉपिक कर रहे थे, वीडियो आपके पास है, लिंक सारे आपको सेंड किए हैं, आप वहाँ पे सर्च कर लेना प्लेलिस्ट में भी टॉपिक लिखकर, तो आपको मिल जाएगा इजीली। तो इसमें आपने देखा होगा कि अगर आप डबल डेकर बस की एग्जांपल लो और फार्मूला वन की कार्स जो होती है उनकी आप एग्जांपल लो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपकी F1 जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल इस वजह से होती है कि उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के बहुत क्लोज होता है। तो जितना आपका मास ग्राउंड के क्लोज होगा, ठीक है, आपकी उतनी जो है वो ऑब्जेक्ट या बॉडी वो स्टेबल होगी। ठीक है, तो एक सेंटर ऑफ मास आपके पास इंपॉर्टेंट होता है, आपकी हाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी ग्राउंड से हाइट कितनी है, और थर्ड पॉइंट जो है वो आपके पास आपकी बेस का एरिया कितना है। ठीक है जी, सरफेस एरिया या आपकी जो बेस की लेंथ होगी वो आपके पास इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कुछ मतलब हमारे कैफे में स्टूल्स वगैरह होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, थोड़ा सा स्टाइलिश और वो सब करने के लिए, तो वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। और नॉर्मल जो ऑफिस चेयर्स और वो यूज कर रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उनकी बेस बहुत आपके पास वाइड बनाई जाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह आप ट्राइंगल की एग्जांपल लो, अगर आप ट्राइंगल को कंसिडर कर रहे हो, तो अगर आपने उसको इस फॉर्म में रखा है तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में। और इसी ट्राइंगल को अगर आप कंसिडर करो रिवर्स ऑर्डर में, मतलब आप इस कोन को टिप से बैलेंस करने की कोशिश करो, तो वो बहुत मुश्किल काम होगा। बैलेंस हो भी जाएगी कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत आपके पास टिपिकल होगा क्योंकि आपका एक तो सेंटर ऑफ मास बहुत टॉप पर हो जाएगा, और आपकी ग्राउंड से हाइट बहुत इंक्रीज हो जाएगी, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका बेस एरिया, वो सिर्फ एक पॉइंटेड उस पे होगा, तो उसको बैलेंस करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। तो अब इसके भी जहाँ पे क्वेश्चंस होंगे वो भी हम देख लेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। अब ये क्वेश्चन आपके पास फोर इसी से रिलेटेड है, ठीक है, तो तभी उसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर यही पूछा है कि जब आप कॉर्नर पे टर्न करते हो और आपके पास टॉपल होने का वहाँ पे कार का रिस्क होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जब भी यू टर्न लिया जाता है तो बहुत स्लो स्पीड पे करते हैं वो यू टर्न, क्योंकि हमें पता होता है एक तो रिजल्टेंट फोर्स हमारी टुवर्ड्स सेंटर होगी और फिर उसी डायरेक्शन में जो है वो टिल्ट होने का आपके पास प्रॉब्लम होता है। तो टू फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस स्टेबिलिटी आर कार आर द हाइट ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास एंड डिस्टेंस बिटवीन इन फ्रंट व्हील्स। ठीक है, तो आपके पास उन्होंने फैक्टर्स आपको खुद से दे दिए। ठीक है, एक आंसर आ गया डी, विच फैक्टर मेक द कार मोर स्टेबल। ठीक है, सेंटर ऑफ मास आपका लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आप जब सेंटर ऑफ मास कंसीडर करोगे, तो सेंटर ऑफ मास अभी हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड के बहुत क्लोज होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से अभी हमारा ये ट्राइंगल था, तो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्राउंड के क्लोज होना चाहिए। ठीक है, अब आप ये देखो यहाँ पर हाइट देखो और यहाँ पर, और अभी आपको फॉर्मूला वन की कार की जो एग्जांपल दी और जो बस की एग्जांपल दी, ठीक है, उस एग्जाम्पल का रीजन ये था कि F1 कार की आपने हाइट देखी होगी वो ग्राउंड के कितना क्लोज होती है।
और अगर आप बस की एग्जांपल लो तो बस की हाइट, उसका सेंटर ऑफ मास काफी ग्रेटर होता है। ठीक है, तो हाइट आपके पास जितनी लेस होगी, जितना सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के क्लोज होगा, उतनी कार स्टेबल होगी। तो आप देखो, सबसे पहले आपने लो कंसिडर किया तो आपके पास 50-50 चॉइस हो जाती है ऑटोमेटिक, ए और बी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है सेंटर ऑफ मास आपका लो होना चाहिए। ठीक है, और बाकी डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स, अब ये डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट व्हील्स का मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं अपने थर्ड ऑप्शन की, बेस एरिया, तो वो आपके पास लार्ज होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, लेस हाइट ग्रेटर सरफेस एरिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा ये 5 वाला सॉल्व करो, ये भी बहुत बेसिक है लेकिन थोड़ा सा इसमें मास और वेट की क्वांटिटीज हैं, थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी। तो एक बार ट्राई करो आप, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहला फोकस हमारा एक्सेलरेशन पे है। ठीक है, तो हमारे माइंड में होना चाहिए कि एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये कि बॉल का मास गिवन है। ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। और आपके पास जो है वेट गिवन है, 3 न्यूटन वेट गिवन है, और इट इज बिलो द सरफेस ऑफ ऑयल। ठीक है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 0.30 न्यूटन। तो ये आपके पास एक अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई हो रही है 0.30 न्यूटन की, और 3 न्यूटन इस खुद का वेट था। मतलब इस बॉल को आपने एक कंटेनर में रखा है, और ऑयल सरफेस के वो अंडर है बॉल। ठीक है, तो उसकी जो डाउनवर्ड वेट है और जो ऑयल की अपवर्ड फोर्स है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पर, और उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी। ठीक है, बी आंसर आ रहा है सबके पास। ठीक है, आंसर इसका बी है, क्योंकि मास तो आपके पास क्लियर आपको गिवन है 0.30 kg, और जो फोर्स होगी, फोर्स आपको पता है कि एक डाउनवर्ड है एक अपवर्ड है, दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, तो फोर्स आपकी 3 - 0.3, 2.7 न्यूटन। और सेम आपने फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, ए इज इक्वल्स टू एफ ओवर एम, यानी एफ इक्वल्स टू एम ए से हमने ड्राइव किया है। तो आंसर बी आपके पास करेक्ट होगा। ठीक है, यूनिट्स भी सारे हमारे पास क्लियर हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, इसमें अर्थ की एग्जांपल दी है, और विच एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है आपने बेसिकली इसमें। ठीक है, अच्छा अब देखो, अर्थ जो है वो आपके पास इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ कांस्टेंट स्पीड, अब वो कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रही है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि अर्थ की मोशन की डायरेक्शन क्या होगी, सबसे पहले तो ये बताओ। अब वो सर्कुलर मोशन में है, तो अर्थ किस पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, पी क्यू आर, किस डायरेक्शन में? आर की डायरेक्शन में। कंफर्म? देखो, हम सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। सन के अराउंड ऑर्बिट करने का मतलब ये कि हमारा पाथ सर्कुलर होना चाहिए। तो सर्कुलर होने का मतलब ये कि हमें पी की डायरेक्शन में मूव करना है या क्यू की डायरेक्शन में, क्योंकि आर तो हमें पता है ये रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब क्यू जो है वो हमारे पास जो है हमारी फॉरवर्ड मोशन की डायरेक्शन है, हम क्यू की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जब हम क्यू की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्यू है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हमने आइडेंटिफाई कर लिया, आपके पास ऑप्शन 50-50 रह गए, ए और डी। अब हमें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है,
अब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन का मतलब ये कि अभी हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। सर्कुलर मोशन में हमारा टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है हमेशा फोर्स, और F इक्वल्स टू ma के अकॉर्डिंग आप देखो तो आपकी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वो भी टुवर्ड्स द सेंटर होती है हमेशा सर्कुलर मोशन में। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन डी आपके पास राइट होगा। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी आर होगी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी क्यू। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर। अच्छा, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे सॉल्व करना इजी है, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, एक 8 वाला देखो, ये है तो बेसिक फ्रिक्शन से रिलेटेड, लेकिन इसमें सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा है कि फ्रिक्शन आपके पास मोशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हो, मतलब जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी होनी चाहिए। तो कौन सी एग्जांपल होगी इसमें से? सोच के बताना, इसमें फ्रिक्शन ऑपोजिट नहीं है, हमारे साथ ही चल रही होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के साथ। एक आंसर डी आया है, ठीक है, और भी चेक करते हैं। एक ने कहा डी, मोशन फ्रिक्शन दोनों बी। साथ होनी चाहिए। एक ने कहा सी, ठीक है। सी नहीं, बी। अच्छा, एक ने कहा बी। एक ही ऑप्शन रह गया, ए लग रहा है कोई कंसिडर नहीं कर रहा। चलो ठीक है, देखते हैं, डी से शुरू करते हैं। अच्छा देखो, ऑन द टायर ऑफ अ ब्रेकिंग कार, ठीक है, मोस्टली हमारे पास डी के साथ है। तो अब देखो आपके पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी कि फ्रिक्शन, अगर हमारी फॉरवर्ड मोशन इस डायरेक्शन में, तो हमारी फ्रिक्शन भी इसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हो। उनका मेन कंसर्न क्वेश्चन का ये था। ठीक है, अब जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने में फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। ठीक है, ब्रेक अप्लाई करने का रीजन ये है, उसका मेन पर्पस ये है कि हमारी कार स्टॉप हो जाए। स्टॉप तब होगी जब ऑपोजिट फोर्स हमें मिलेगी। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपके पास पॉसिबल नहीं है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सी की, ऑन द स्काईज ऑफ अ स्काई एक्सेलरेटिंग डाउनहिल ऑन स्मूथ स्नो। अब आप स्मूथ स्नो पे जा रहे हो या रफ स्नो पर जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास प्रॉब्लम वही होगा, ठीक है, कि आप डाउनवर्ड जा रहे होगे तो आपके भले स्मूथ सरफेस हो, माइनर से फ्रिक्शन हो, लेकिन फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट एक्ट करेगी आपके मोशन के। ठीक है, तो इसका मतलब है सी ऑप्शन भी आपके पास कैंसिल हो जाएगा। और सैंड पेपर रबिंग अ वुड ब्लॉक, अब ये सैंड पेपर और डी, अगर आप बी को सेलेक्ट करते हो तो डी भी वही सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा है, सिर्फ पर्पस अलग अलग है। क्योंकि सैंड पेपर में भी ये होता है, उसे रफ इसलिए बनाया जाता है ताकि मैक्सिमम फ्रिक्शन हो और आपके पास वहां पर उस वुडन उस सरफेस को आप रफ कर सको। ठीक है, आपके पास इसमें ऑप्शन ए अगर आप सोचो, जिसको किसी ने भी कंसिडर नहीं किया, ऑप्शन ए में बात हो रही है कन्वेयर बेल्ट की। ठीक है, जो स्कैनिंग आपके पास होता है वहां पे पर्पस के लिए। अब स्कैनिंग पर्पस के लिए आपने देखा होगा उस पे जो बेल्ट होती है, उस बेल्ट की जो मोशन होती है वो आपके पास फॉरवर्ड ही होती है। मतलब वो बेल्ट आपके पास जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही रोटेट कर रही होती है, पूरा सर्कुलेट कर रही होती है। और जो आपका बैग होता है, जो लगेज होता है, ठीक है, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये कि जो बेल्ट की मोशन है वो फॉरवर्ड है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि वो फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड आपको जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मतलब अगर आप उस पे से बैक को अपनी तरफ ड्रैग करने की कोशिश करो, ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है बेल्ट की वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। अगर आप बैक को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुल करने की कोशिश करो तो फ्रिक्शन ऑपोजिट एक्ट करेगी। अदरवाइज बेल्ट और सूटकेस दोनों की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है कन्वेयर बेल्ट पे। कॉन्सेप्ट समझ आया ये वाला? क्योंकि बेल्ट की जो मोशन होती है ना वो फॉरवर्ड होती है, क्योंकि उसने स्कैनर की तरफ लेकर जाना है आपके बैग को, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा बेल्ट। तो वो फॉरवर्ड मूव कर रहा है, इसका मतलब सरफेस जब फॉरवर्ड जा रहा है तो वो फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड देगा। ठीक है, रोड हमारे पास क्या होता है, रोड स्टेबल होता है, फिक्स होता है। तो जब हम उस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है, बैकवर्ड हमें रेजिस्टेंस देता है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेयर बेल्ट की कंडीशन ये कि वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर आप बैक रखते हो वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो आप वहां पर जो है वो इजिली
मूव कर सकते हो उस पे, क्योंकि दोनों डायरेक्शन फोर्सेस की सेम होती है। ठीक है। और ट्रेडमिल की आप एग्जांपल लो, ट्रेडमिल इसके ऑपोजिट है, वो बैकवर्ड रोटेट करता है, आप उस पर रनिंग फॉरवर्ड करते हो। ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशंस होती है, तो इस वजह से आपके पास ए ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें आपके पास फोर्स फॉरवर्ड एक्ट कर रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आपको फॉरवर्ड का नहीं भी समझ आता, बाकी तीन डिस्कस करो, बाकी तीनों में ऑपोजिट है। तो अल्टीमेटली एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, जिसमें आपके पास सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है।